सर्कल_! Ch81 क्षितिज का राज्यलक्ष्मी से स्वयंवर करने का वादा। इन लोगों की चर्चा इधर चल रही थी और इधर क्षितिज की दादी को उसकी चिंता सताने लगे थी। काहे उसके नाती को वो सेनापति कुछ करे ना, इसकी चिंता होने लगी थी। लेकिन जब क्षितिज की ड्रैगन खुद आगे आकर उसे बचाने की वजह से वो थोड़ी रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि उन्हें भी बड़ा अजीब लगा था कि क्षितिज की शक्तियों के सामने इतने बड़े सेनापति का आवाज दब जाना बहुत बड़ी बात थी। क्षितिज ने सेनापति से पूछा, सेनापति अक्रूर जी, मुझे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या राजकुमारी रजिलक्ष्मी मुझे से शादी करना नहीं चाहती, या और कोई दूसरा कारण है? सेनापति अक्रूर भी इंसानों में आ गया था और उसने क्षितिज के सवालों का साफ साफ जवाब देते हुए कहा, मेरे हिसाब से राजकुमारी राज्य लक्ष्मी का ही फैसला होना चाहिए, क्योंकि आपके दादाजी और राजकुमारी के दादाजी के बहुत घनिष्ठ संबंध थे, तो उन्हें तोड़ने की हिम्मत हमारे सम्राट में भी नहीं है, तो उनका ही निर्णय होगा। क्षितिज ने उनसे हैरानी में पूछा, मतलब आपको पता भी नहीं है कि किस वजह से उनका स्वयंवर होने वाला है? सेनापति अक्रूर ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन बात सुनने में ऐसी आई थी कि उन्हें आप जैसे छोटे साम्राज्य के राजकुमार से रिश्ता जुड़ा हुआ उन्हें पसंद नहीं आया था और वो बहुत नाराज रहती थी, तो उनके पिताजी मतलब हमारे सम्राट ने उनकी जिद को मान लिया। ऐसी बात है तो कब है ये स्वयंवर आपकी राजकुमारी का? सेनापति अक्रूर ने नम्रता से कहा, यह अगले आने वाले 2 साल बाद जब राजकुमारी राज्यलक्ष्मी 18 साल की होंगी तब इसे आयोजित किया जाएगा। क्षितिज ने जब 2 साल बाद सुना तो वो भी चौंक गया। उसने चौंकते हुए कहा, क्या 2 साल बाद, और आप अभी से निमंत्रण देते हुए घूम रहे हो? उसकी बातें सुनकर सेनापति अक्रूर ने कुछ नहीं जवाब दिया, लेकिन उसके दादाजी ने कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, किसी भी राजकुमारी का स्वयंवर किया जाता है तो उसके लिए 2 साल पहले ही निमंत्रण दिया जाता है। जब उसने अपने दादाजी की बात सुनी तब जाके उसे इस प्रथा के बारे में समझ आया। क्षितिज ने कुछ निश्चय किया और उन्हें आत्मविश्वास से भरते हुए कहा, ठीक है, अगर आपकी राजकुमारी को हमारा साम्राज्य इतना ही कमजोर लगता है तो मैं उन्हें स्वयंवर में जीत के यही और इसी साम्राज्य लाऊंगा, यह मेरा इस साम्राज्य की जनता को वादा है। उसकी यह बात सुनकर जनता तो बहुत खुश हो गई थी, उन्हें तो बहुत आनंद हुआ था, लेकिन क्षितिज स्नेह संबंधियों को क्षितिज का यूं निर्णय लेना पसंद नहीं आया था। वो सभी उसकी चिंता में दिख रहे थे। सबसे पहले उसकी राजमाता विदिशा चिंतित थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि क्षितिज ऐसा वादा जनता के सामने कर देगा, लेकिन अब उनका पछताकर कुछ फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि क्षितिज की जबान से तीर निकल चुका था। लेकिन इतने शोर शराबे में एक आवाज गूंजी और वो एक लड़के की थी, और अगर आप उस स्वयंवर को जीतने में असफल रहे तो क्या करोगे? आप लोगों को भी समझ आया होगा वो कौन होगा, क्योंकि उसे देखकर क्षितिज से पहले उसके दोस्तों का खून खौला और उसे सबका मारने का दिल कर रहा था, लेकिन वो उन लोगों से काफी दूर था। क्षितिज ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और वो पलटने वाला ही था, तभी अजय की आवाज फिर से सुनाई दी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला राजकुमार, क्या अगर आप उस स्वयंवर को नहीं जीत पाएंगे तो क्या करोगे? उसकी बातों को भड़काने जैसा समझकर उसने दुर्लक्षित किया, लेकिन बार बार वो पूछता रहा और आखिर क्षितिज ने कह दिया, अगर मैं उस स्वयंवर नहीं जीत पाया तो मैं दोबारा इस साम्राज्य में अपने कदम नहीं रखूंगा। उसकी यह बात सुनकर तो पूरा माहौल ही गर्म हो गया था। अब सभी लोगों को चिंता होने लगी थी, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्षितिज इतना टोंट का निर्णय लेगा। उसे इतना कठिन निर्णय लेते हुए देख सेनापति अक्रूर मुस्कुराते हुए बोला, आप अपने ड्रैगन के दम पर इतनी बड़ी बात कहो कि बाद में आपको इस बात पर पछताना पड़े। क्षितिज ने जब उसकी बात सुनी तो वो हंस पड़ा, अरे इसमें पछताना क्या, मैं तो अगले 2 सालों बाद जब आप मिलूंगा तब पहला मुकाबला आपसे ही लड़ूंगा और उस दिन बताऊंगा कि मैंने आपको क्यों मैंने वादा किया था कि मैं जरूर उस मुकाबले जीतकर राजकुमारी राज्यलक्ष्मी को ले जाऊंगा। क्षितिज की बातें सुनकर सेनापति अक्रूर ने भी वादा किया और कहा, ठीक है, मेरा भी वादा रहा, अगर उस दिन मैं मुकाबला हार जाऊंगा तो मैं सदा के लिए आपके राज्य में आकर यहाँ का सेनापति बन जाऊंगा। उसका ये वादा सुनकर सभी दलों के सेनापति भी चौंक गए, क्योंकि सभी को अभी तक क्षितिज के वादे ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, लेकिन अब सेनापति अक्रूर उन वादों के मुकाबलों में शामिल हो चुके थे। इतना कहने के बाद सेनापति झट से आसमान में उड़ा और अलविदा करते हुए वहां से निकल पड़ा। वो आसमान में उड़ते हुए अपने ड्रैगन के साथ मनोरथ साम्राज्य से कोसों दूर पहुंचा तो उसने निश्वास छोड़ते हुए कहा, बाल बाल बचा उस लड़के की ड्रैगन से, और उस लड़के में भी कुछ तो ऐसा था कि उसकी आंखों से मुझे डरा रहा था। सेनापति अक्रूर बाकी राज्यों में ना जाते हुए पहले अपने साम्राज्य में जाकर सम्राट से इस बारे में बताने का सोचा। एक महल में एक बहुत खूबसूरत लड़की साधना कर रही थी, उसकी बाल चेहरे पर लहरा रहे थे, आंखें नागिन जैसी नशीली दिख रही थी, ओठ तो जैसे गुलाब की पंखुड़ियां कोई रख के गया हो, चेहरे देख के कोई इसके कहने पर जान दे दे। शरीर भी काफी मनमोहक था, ऊपर से नीचे तक हर कोई एक बार देखे तो बार बार देखता रह जाए। तभी वहां पर गुस्से में सम्राट अविदेश आए। वो बहुत चिंता में दिख रहे थे। उन्होंने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें मैं लाड़ प्यार से पाला, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी मनमर्जी चलाओ। उस लड़की ने जब अपने पिताजी की आवाज़ सुनी तो धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ पिताजी, आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो मुझ पे?
उसका उनके गुस्से पर मुस्कुराना देखकर वो और भड़क गए और कहने लगे, मतलब अब मैं गुस्सा भी नहीं हो सकता क्या? उसने जब उन्हें ज्यादा ही भड़कते हुए देखा तो मुस्कुराकर उठी और उन्हें पकड़कर खिंचते हुए बगल में रखे हुए दीवान पर बिठा दिया और बाजू में पड़ा पानी ग्लास देते हुए पूछा, आप अपने भड़कने का कारण नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हो? उसने भी अपना चेहरे काफी गंभीर बना लिया था। जब उन्होंने देखा कि उनकी लड़की गंभीरता से सुनने वाली है तो उन्होंने पूछा, मुझे एक बताओ, तुम्हें मैंने स्वयंवर करने की इजाजत दी ना? उस लड़की ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई लेकिन कुछ नहीं कहा। तुम्हें उस राजकुमार क्षितिज से शादी नहीं करनी थी तो मैंने बिना किसी को बताए तोड़ दी ना? इस बार भी उसने सिर्फ गर्दन हिला दी और आप लोगों को समझ आया ही होगा कि यह राजकुमारी राज्य लक्ष्मी है जो प्राणधारा साम्राज्य के अविदेश सम्राट की बेटी थी। तभी वहां उसकी मां भाग्य लक्ष्मी पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, आप दोनों बाप बेटी का अब क्यों झगड़ा चल रहा है? उसे देखकर दोनों चौंक गए और ऐसा दिखाने लगे कि उनकी तो आराम से बात चल रही थी और वैसा ही जताते हुए राजकुमारी राज्यलक्ष्मी बोली, माँ आपने कोई गलत सुना कि हम दोनों झगड़ रहे थे, लेकिन हमारी तो यूं बात चल रही थी। राजकुमारी का यूं अपनी मां के सामने पलटना देखकर सम्राट अविदेश बहुत चौंक गए, क्योंकि उन्हें उसे बहुत कुछ पूछना था और वो पूछते तब तब महारानी वहां आ गई। उन लोगों की बातें शुरू होती तब तक वहां एक सेवक आया और उन्हें प्रणाम करते हुए संदेशा देते हुए बोला, महाराज सेनापति अक्रूर आए हैं और वो बहुत जल्दी में आपसे मिलना चाहते, आपकी आज्ञा हो तो उन्हें यहाँ भेज दूं। सेनापति अक्रूर का आना सम्राट को अजब लगा और उन्होंने कहा, भेज दो उन्हें यहाँ। वो सेवक वापस चला गया लेकिन उसके वापस जाते ही सम्राट अविदेश बोले, राजकुमारी आपने सेनापति अक्रूर को आपके स्वयंवर का न्योता देने भेजा था ना सभी राज्यों को? राजकुमारी राज्यलक्ष्मी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ पिताजी मैंने ही भेजा था, लेकिन उन्हें तो बहुत सारे न्योते देने थे तो इतना जल्दी वो आ नहीं सकते हैं। वो लोग उनके बारे में सोच रहे थे तभी वहां सेनापति अक्रूर आ गए। उन्होंने वहां आते ही सम्राट को और उसके परिवार को प्रणाम किया और खड़ा हो गया। उसे वहां आते ही घबराहट में देखकर सम्राट अविदेश भी बहुत चिंता में पड़ गए और उन्होंने जल्दी से पूछा, क्या हुआ अक्रूर, आप इतना जल्दी क्यों आ गए और ऐसा क्या हुआ कि आप इतना घबराए हुए दिख रहे हो? सेनापति अक्रूर ने कहा, महाराज मैंने तकरीबन 50 लगाह न्योता दिया होगा और अभी आखिरी न्योता देने में मनोरथ साम्राज्य गया था तो वहां एक गजब किस्सा हुआ। उन्होंने इतना बोलते ही वो थोड़े रुक गए और थोड़ी सांसें लेने लगे, लेकिन इधर सम्राट अविदेश की सांसें रुक गई क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मनोरथ साम्राज्य में कुछ तो होगा जरूर। तभी फिर से सेनापति ने बोलना शुरू किया, वह पहुंचते ही मनोरथ साम्राज्य के राजकुमार क्षितिज से मेरी बहस हो गई तो मैंने गुस्से में उन पर थोड़ा अपनी शक्तियों से दबाव डालने की कोशिश की तो वहां उन्हें बचाने के लिए ड्रैगन आ गई। राजकुमार ने इस बात को सुनकर ऐसे देखा कि फिर उसमें बात क्या है और उसने पूछा भी, ड्रैगन का उसे बचाने आना एक आम बात है, इसमें डरने की क्या बात है? उनका सवाल सुन के सेनापति झट से बोला, हाँ राजकुमारी जी यही तो बड़ी बात है कि वो ड्रैगन कोई यार ड्रैगन नहीं था बल्कि सोम ड्रैगन था। उसकी बात सुनकर राजकुमारी चौंक गई और बोले, उस जैसे छोटे साम्राज्य के राजकुमार के पास एक सोम ड्रैगन था, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये बात सुनकर राजकुमारी से ज्यादा उनकी माता और पिता को हैरानी हुई, क्योंकि उन्हें लगा ही था सम्राट अविदेश ऐसे ही किसी राजकुमार से उनकी बेटी की शादी फिक्स नहीं कर सकते थे। उन्होंने कुछ तो सोच समझकर ही यह निर्णय लिया होगा, लेकिन बेटी की जिद के आगे वो हार चुके थे और अब ये खुलासा होने के बाद तो उन्हें चिंता होने लग गई, कहीं उनके पिताजी आकर गुस्से में उन्हें फिर से राजकुमार ना बना दे। देखा राज्यलक्ष्मी, मैं पहले से कहता आ रहा था कि तुम्हारे दादाजी ऐसे ही किसी राजकुमार से तुम्हारी शादी फिक्स नहीं कर सकते हैं, और वो यहाँ नहीं है तभी उनका सभी चीज़ों पर ध्यान है, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़ी रही और मेरी बात नहीं मानी, अब क्या होगा पता नहीं। उनका यूं चिंतित होना देखकर राजकुमारी एकदम शांति से बोली, पिताजी पहले सेनापति जी की पूरी बात पूरी सुन तो लीजिए। फिर वो उनकी तरफ मुड़ गई और पूछने लगी, फिर क्या हुआ सेनापति जी? सेनापति ने हड़बड़ा कर कहा, फिर जब वो ड्रैगन मेरे सामने आई तो उसने मेरी सभी शक्तियां और दबाव नाकाम कर दिया और अपना आकर बदलकर किसी 12-13 साल की लड़की के रूप में आ गई। इस बार चौंकने की बारी थी राजकुमारी राजलक्ष्मी की थी। उसने चौंकते हुए पूछा, क्या वो अपना रूप भी बदल सकती है? सेनापति ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ राजकुमारी वो अपना रूप भी बदल सकती है। राजकुमारी ने अपने आप को संभाला और आगे पूछा, ठीक है ना, इसमें क्या बड़ी बात है, उस राजकुमार की शक्ति लेवल कौन सी है? सेनापति को अब जाके थोड़ा धीरज आया कि राजकुमारी को कोई डर नहीं लगा, उसके पास सोम ड्रैगन है। ऐसा सुनकर उसने कहा, उसकी लेवल होगी कुछ लघु सूत्र की। फिर तो बहुत जोर से राजकुमारी हंस पड़ी और हंसते हुए बोली, उसके पास कितना भी शक्तिशाली ड्रैगन रहने दो, लेकिन खुद इतना कमजोर है कि हमारे महल के एक सैनिक की शक्ति जितनी शक्ति है उसकी। उसका यूं मुस्कुराते हुए बोली और उसकी बात सुनकर भाग्य लक्ष्मी ने जवाब देते हुए बोली, तुम खुद को इतना क्यों शक्तिशाली समझ रही हो, तुम भी तो महासूत्र लेवल में ही हो ना। अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली मत समझो, और अगर उस राजकुमार की शक्तियां कमजोर है तो उनकी खामी को भरने के लिए उनके पास सोम ड्रैगन है, जो सिर्फ हमारे साम्राज्य में किसी के पास नहीं है सिवाय तुम्हारे दादाजी के।
उनकी बात सुनकर सम्राट अविदेश भी बोले, हाँ सच बोली आप महारानी, इन्हें अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया है। लेकिन सोम ड्रैगन होना मतलब कोई आम बात नहीं है। पूरे महासाम्राज्य में सिर्फ 4 सोम ड्रैगन सुने थे मैंने, लेकिन अब 5वां सुना है, और इसका मतलब वो इस महासाम्राज्य के 5 विशेष व्यक्तियों में आ चुका है। तभी राजकुमारी ने आगे पूछते हुए कहा, आगे और कुछ हुआ? उन्होंने आपको कोई हानि नहीं पहुंचाई ना? राजकुमारी को उनकी चिंता करते देख उन्हें भी अच्छा लगा। नहीं, मुझे उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन राजकुमार क्षितिज ने अपनी जनता के सामने वादा किया है कि 2 साल बाद होने वाले स्वयंवर में आपको जीत के अपने राज्य में ले जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि उनका साम्राज्य इतना भी कमजोर नहीं है जितना वो समझ रही है। राजकुमारी को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, क्या उसकी इतनी हिम्मत जो इतना बड़ा झूठा वादा उसने मुझसे शादी करके ले जाऊंगा किया। उसका यूं पागलों जैसा चिढ़ना देखकर महारानी मुस्कुरा दी और उसे शांत करते हुए बोली, अरे बेटा शांत हो जाओ, वो अभी नहीं लेने आ रहा है तुम्हें, वो स्वयंवर में जीत के ले जाएगा ऐसा कह रहा है, तुम क्यों ऐसा भड़क रही हो उस पर। उसकी माँ का यूं समझना और राजकुमारी भड़का गया और उसने कहा, आपका का तो सहेली का लड़का है, तो आप तो उसकी ही बाजू लोगी ना। सेनापति अक्रूर की तरफ गुस्से में देखते हुए और अपना आपा खोते हुए बोली, मामा सारा का सारा मामला और ही तरह बताओ। सेनापति अक्रूर भी जब उसने मामा कहा तो मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसकी सगी भांजी ने अगर उसे सेनापति की जगह मामा कहा था तो वो भी अब मामा की तरह बोला। जब उसने जनता के सामने यह बात कही तो उनका वह एक विरोधी आ गया और उसने पूछा, अगर वह इसमें असफल रहेगा तो क्या करेगा? तो उसने दोबारा मनोरथ साम्राज्य में कदम नहीं रखेगा ऐसा कहा है, और उसने मुझसे वादा भी किया है कि वो यहाँ 2 साल बाद आएगा तो पहला मुकाबला मुझसे करेगा। राजकुमारी को ये बात अजब लगी, क्योंकि कोई राजकुमार अपने साम्राज्य में पैर नहीं रखूंगा ऐसी शर्त तब लगाता है जब उसके अभिमान को ठेच पहुंची हो। उसने सेनापति से कहा, अब जो हो गया सो गया, लेकिन आप भी कुछ तो ऐसा करके आए हो कि इतना जल्दी यहाँ लौट आए हो। क्या सेनापति अक्रूर बता पाएगा उसकी और क्षितिज की शर्त के बारे में, और क्या करेगी राजकुमारी आगे? इस जानने के लिए पढ़ते रहिए ब्रह्मांड योद्धा। ! !! कुछ अनसुने राज सुनने को मिलना। राजकुमारी को ये बात अजब लगी, क्योंकि कोई राजकुमार अपने साम्राज्य में पैर नहीं रखूंगा ऐसी शर्त तब लगाता है जब उसके अभिमान को ठेच पहुंची हो। उसने सेनापति से कहा, अब जो हो गया सो गया, लेकिन आप भी कुछ तो ऐसा करके आए हो कि इतना जल्दी यहाँ लौट आए हो। सेनापति अक्रूर का चेहरा ऐसा हो गया मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसका चेहरा देख के राजकुमारी ने पूछा, सच सच बताए मामा क्या हुआ है? अब तो सेनापति अक्रूर पेच में फंस गया था और उसने घबराते हुए कहा, दरअसल हुआ ऐसा कि राजकुमार क्षितिज जब बोला कि 2 साल बाद वो मुझसे से मुकाबला करेगा तो मैंने भी कह दिया कि अगर वो मुझे हरा दे तो उसके राज्य में जाकर वहाँ का सेनापति बन जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर दोनों माँ बेटी चौंक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्यों उन्होंने ऐसी शर्त लगाई, और महारानी भाग्य लक्ष्मी ने चिंता में कहा, तुम लोगों को बोला था कि यह शादी मत तोड़ो, वो राजकुमार क्षितिज मेरी दोस्त का बेटा है और जैसी उसकी माँ थी वैसा ही उसका बेटा रहा, तो तुम सभी को लेने के देने पड़ जाएंगे, और चलो शादी तोड़ी तो तोड़ी, लेकिन उसके राज्य में जाकर उसे स्वयंवर में न्योता भी देकर आए। उसके ऊपर तुम्हारे प्यारे मामा तो उसे उसके राज्य का सेनापति बनने की शर्त भी लगा आए। हाय राम, आज ही के दिन क्या क्या सुनना पड़ रहा है। इतना कहते हुए वो पास ही पड़े दीवान पर बैठ गई और उन्हें इतना चिंतित होकर बैठते देखकर सभी लोग डर गए और जल्दी उन्हें पानी पिलाया और शांत करते हुए सम्राट अविदेश ने कहा, आप चिंता मत करिए महारानी, वैसे भी उस लड़के की लेवल लघु सूत्र की है और वो 2 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा ऋषि लेवल पार कर पाएगा, इससे ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा। अविदेश की बातों का थोड़ा तो असर उन पर पड़ा और वो शांत हो तो गई, लेकिन अंदर के अंदर सोचने लगी कि क्या होगा जब वो लड़का यहाँ आएगा। इधर जब मनोरथ साम्राज्य से सेनापति अक्रूर दूर चला गया तो सभी मेहमान धीरे धीरे वहां से चले गए। क्षितिज के दोस्त भी वहां से चले गए। वहां बचे सिर्फ क्षितिज, उसके दादा दादी, आचार्य आदित्य, पुजारी जी और आर्यन, प्रियंका, प्रीति और अजातशत्रु। जब सभी लोग वहां से चले गए तो महारानी विदिशा ने क्षितिज को अपने गले लगाते हुए पूछा, बेटा तुमने ये क्या किया? अब कैसे मुकाबला कर पाएगा उन शक्तिशाली लोगों से? क्षितिज उन्हें शांत कराते हुए बोला, दादी आप शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। कोई भी राजकुमार अपनी जनता के सामने अपने आप को कमजोर नहीं दिखा सकता, और इतना ही मैं कमजोर हूं तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं इस साम्राज्य का भविष्य में सम्राट बन सकूं। क्षितिज की बातें सम्राट विक्रमादित्य ने समझते हुए कहा, हाँ क्षितिज की बात तो सही है और उसने जो किया वो परिस्थिति के हिसाब से ही किया है, इसलिए तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इतना कहकर उन्होंने आचार्य आदित्य की तरफ नजर घुमाई और उन्हें कहा, दोस्त जरा इधर आओ ना, तुमसे थोड़ी बात करनी है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गए और आचार्य आदित्य जैसे उनके वैसा कहने इंतजार में ही थी मानो वैसे ही वो ठीक है दोस्त इतना कहकर उनके पीछे चले गए। उन दोनों के जाने के बाद आर्यन क्षितिज और महारानी विदिशा के पास आया और बोला, दादी मुझे सवाल पूछना, अगर आप बुरा न मानो तो पूछ लूँ। महारानी भी मजाक में बोली, अगर मैं बुरा मानूंगी तो आप सवाल नहीं पूछोगे। आर्यन ने मुस्कुरा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक मैं पूछ ही लेता हूँ। दादी मुझे एक बताओ, दादाजी को मंगल सिंह के नाम से क्यों पहचाना जाता है?
उसका सवाल सुनकर वो घबरा गई और इधर उधर देखकर उसके सर टपली मारकर बोली, तुम सच में नहीं सुधरोगे, हमेशा ऊटपटांग सवाल तुम्हारे दिमाग में आते रहते हैं। तुम्हारे दादाजी को सिर्फ उनके दोस्त ही इस नाम से बुलाते हैं और अगर उन्हें कोई दूसरा बुलाए तो वो किसी को भी साम्राज्य से बेदखल भी कर सकते हैं। उनकी बातें सुनकर आर्यन और आश्चर्यचकित हो गया और उसने पूछा, क्या बात हुई है ऐसी कि उन्हें इस नाम से चिढ़ है? महारानी विदिशा बोली, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी जब तुम्हारे दादाजी यहाँ नहीं रहेंगे। आर्यन ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है। तभी दोनों दोस्त उन लोगों की तरफ आए जहां पर वो सभी राजकुमार और महारानी विदिशा उनकी दासियों के साथ बैठी हुई थी। क्षितिज को देखकर उन्होंने कहा, बेटा तुम कुछ दिन यहाँ आराम करो और फिर अपने आचार्य के साथ आत्मा नगर जाने का जिक्र कर रहे थे, वहां जाओ। उसकी बातें सुनकर क्षितिज तो खुश हो गया, लेकिन महारानी विदिशा ने चौंक कर कहा, क्या आपका दिमाग बुढ़ापे खराब तो नहीं हो गया ना? अभी अभी हमारा नाती और इस साम्राज्य का राजकुमार यहाँ लौटा है और फिर से उसे उस नरक से भी मुश्किल क्षेत्र में भेज रहे हो। उनकी बातें सुनकर सम्राट विक्रमादित्य मुस्कुरा दिया, तुम इस साम्राज्य के होने वाले वारिस को यहाँ बंद करके हमेशा के लिए नहीं रख सकती हो और उसका रास्ता बहुत अलग है और उसे अगर उस नकचड़ी राजकुमारी राज्य लक्ष्मी को दिखाना है कि क्षितिज ही उसके लिए योग्य था तो उसे इन छोटे मोटे कठिन जगह पर जाना ही होगा और वैसे भी वहां जाकर उसकी शक्तियों की बढ़ने की रफ्तार भी बात जाएगी। महारानी विदिशा उनकी बातों को काट कर बोली, आपको याद है हम हमारी जवानी के समय में उस आत्मा पिशाच के क्षेत्र में गए थे तो वहां से उन आत्मा पिशाच से बाल बाल बचे थे, फिर भी अपने राजकुमार को वहां भेज रहे हो। जब सम्राट विक्रमादित्य ने उन्हें समझाते हुए कहा, यही तो हमसे गलती हो गई कि हमने दोबारा हिम्मत क्यों नहीं की थी, अगर की होती तो हम पहले ही ऋषि लेवल पार करके मानव लेवल में पहुंच गए होते, क्योंकि उस पवित्र वृक्ष से कुछ ही कदम हम दूर थे, लेकिन वहां की आत्माओं ने हम पर आक्रमण कर दिया और हमें पीछे हटना पड़ा और फिर दोबारा कभी वहां जाने की हमने हिम्मत ही नहीं की। अब जाके महारानी विदिशा को उनकी बात समझ आई और उन्होंने कहा, ये बात तो सही है कि हमने आत्मा पेड़ के इतने करीब जाकर भी उससे शक्तियां हासिल करने में असफल रहे और दोबारा हमें सच में पलटकर नहीं देखा, लेकिन इस साम्राज्य को कौन संभालेगा? उनकी चिंता सुनकर क्षितिज मुस्कुराकर बोला, मेरे दोनों चाचा मेरी जगह पर इस साम्राज्य की रक्षा करेंगे। उसकी बात सुनकर महारानी विदिशा ने उत्साह में कहा, क्या मेरा भय और भूपेश दोनों यहाँ ही रुकेंगे? आर्यन और अजातशत्रु ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ दादी, वो दोनों अभी यही रुकना चाहते हैं। क्षितिज को कसकर अपने गले से लगाते हुए महारानी बोली, मेरे बच्चे, तुमने मुझे सच में बहुत बढ़िया तोहफा दिया है इस बुढ़ापे में। कुछ देर इधर उधर की बातें चली और फिर सभी ने खाना खाया। महाराज भूपेश सिंह और भय सिंह के साथ दोनों को वहां बैठे देखकर महारानी विदिशा खुशी से बैठ ही नहीं पा रही थी, बल्कि उन्होंने खुद ही सभी को अपने हाथों से परोसा और उनकी तरफ देखती रही। उन्हें यूं इतना खुश देखकर सम्राट विक्रमादित्य मुस्कुराकर बोले, महारानी आप थोड़ा आराम कर लीजिए और अपन कुर्सी पर बैठ जाए, अब आपकी उम्र के हिसाब से इतनी देर खड़ा रहना बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन महारानी कहा उनकी बात सुनने वाली थी, लेकिन आर्यन ने खुद अपनी जिद से उन्हें कुर्सी पर बिठाया, तब जाकर वो मानी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिन क्षितिज साधना करता, फिर कुछ देर अपने दादा और दादी के साथ थोड़ा साम्राज्य के कार्य के बारे में जानकारी लेता था। एक दिन की बात थी, दोनों विक्रमादित्य और विदिशा यूं ही बातें कर रहे थे तो क्षितिज को पता नहीं क्या सूझा। उसने पूछा कि दादाजी, मुझे एक सवाल पूछना था हमारे महासाम्राज्य के बारे में, लेकिन कभी वक्त ही नहीं मिल मुझे आपसे इस बात पर बात करने के लिए। दोनों साम्राज्य अपनी बातों को रोक दिया और उसकी तरफ विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए बोले, पूछो तुम्हें जो पूछना है। हमारे सपनोल्लास महासाम्राज्य में कितने साम्राज्य है और वो किस तरह श्रेणी में रखे जाते हैं? विक्रमादित्य ने जब क्षितिज के मुंह से साम्राज्य के बारे में सुना तो उन्हें बड़ी ही खुशी हुई और वो इसी खुशी में बोले, बेटा तुम्हें तो ये बात पता होगी कि या नहीं होगी, लेकिन मैं शुरुआत से बताता हूँ, फिर तुम्हें जो समझना है वो समझो। क्षितिज ने सिर्फ गर्दन हिला दी और कुछ नहीं कहा। उन्होंने गला साफ किया और बोलने लगे, सबसे पहले हर साम्राज्य में सबसे छोटा घटक है राज्य। जैसे कि हमारे साम्राज्य है, सभी 5-5 करके बटे हुए हैं। उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण और मध्य क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में प्रति 5 राज्य है। हर क्षेत्र को घेर कर काली शक्तियां बोलो या फिर गलत शक्तियां रहती है। जैसे मध्य क्षेत्र को घेर कर आतंकी टोली, पिंडारी दल और आत्मा पिशाच ने हमारे मध्य क्षेत्र को घेर कर रखा है, वैसे ही हमारे राज्य बाह्य सीमाओं को बहुत सारी गलत शक्तियों ने घेर कर रखा हुआ है। लेकिन हमें चिंता उन काली शक्तियों है नहीं, वैसे नहीं, लेकिन हमारे पड़ोसी राज्यों से ज़्यादा है। और अब आते हैं महासाम्राज्य सपनोल्लास के बारे में। इस महासाम्राज्य में कुल 3 क्षेत्र है। पहला क्षेत्र जो उसे केंद्र क्षेत्र कहते हैं, जिसमें केवल 7 साम्राज्य होते हैं, जिन्हें आज तक सुना या देखा ही नहीं, और 10 दल और अनगिनत गलत शक्तियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर जाने के लिए तुम्हें कम से कम परमानंद लेवल से आगे की शक्ति चाहिए होगी। दूसरा क्षेत्र आता है मध्य क्षेत्र और उसमें आते हैं 20 साम्राज्य। उसमें एक है प्राणधारा साम्राज्य, जिसकी राजकुमारी राज्यलक्ष्मी का तुमसे शादी का रिश्ता आया था।
लेकिन क्षितिज ने इस बात को सुनाकर अनदेखा कर दिया और विक्रमादित्य भी समझ गए कि क्षितिज को उस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर उन्होंने अपना गला साफ करते ही बोलना शुरू कर दिया। आखिर में आता है बाहरी क्षेत्र और इसमें आते हैं 100 साम्राज्य। इन साम्राज्यों में क्या हो रहा और क्यों हो रहा है, इसके बारे में केंद्रीय सत्ता को कुछ लेना देना ही नहीं है। वो लोग साल में एक बार कर लेने आते हैं और हर बार कर को कम देखकर मुंह तिरछा करके चले जाते हैं। लेकिन उन्हें ना बोलने के लिए वक्त होता है ना कुछ कहने के लिए। इतनी बातें बताने बाद वो रुक गए और क्षितिज की तरफ देखते हुए बोले, और कुछ जानना है क्या तुम्हें? क्षितिज ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर कहा, नहीं दादाजी, आपने इतना बता दिया वही बहुत है, मुझे और कुछ चीज़ों की जानकारी लगेगी तो आपसे पूछ लूँगा। उसकी बातों पर उन्होंने भी सिर्फ अपनी गर्दन हिला दी। क्षितिज ना जाने आज क्या हुआ था, बहुत अजीबोगरीब चीज़ें सूझ रही थी। इतनी बातें होने बाद उसने पूछा, आपके पिताजी और मेरे पर दादाजी के बारे में आपने मुझे अब तक बताया ही नहीं। मुझे लगा आप शायद बाद में बताओगे, लेकिन तभी आपने बताया ही नहीं। उसकी बात सुनकर कुछ देर तो सम्राट विक्रमादित्य ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आखिर वो बोल पड़े, सच बताओ, मुझे भी पता नहीं कि मेरे पिताजी का क्या नाम है, सिर्फ उन्होंने मेरा नाम विक्रमादित्य रखा है, ऐसा इस साम्राज्य के मुख्य प्रधान ने कहा था। लेकिन जब भी मैंने मेरे पिता के बारे में पूछा तो यही कहा कि वो ही मेरे पिता है, लेकिन बाकी कुछ नहीं कहते। क्षितिज ने भी आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके हिसाब से उन्हें कुछ नहीं पूछा और चुपचाप बैठ गया। उसका हर दिन का हो गया कुछ देर अपनी दादा दादी के साथ राजकारण के गप्पे मारना और फिर अपने भाइयों के साथ व्यक्त बिताता। इसी दरमियान क्षितिज ने 3 लेवल अपनी शक्ति बढ़ाते हुए लघु सूत्र लेवल 9 तक पहुंच गया था। उसके शक्ति पॉइंट्स की संख्या 4.9 हो चुकी थी और संविदा के दिए हुए 8 पत्थरों की शक्ति सोखकर वायु तत्व की लेवल 5, अग्नि तत्व की लेवल 4, दिव्य किरण तत्व की लेवल 4, धरती तत्व लेवल 5 पर, सोम और आकाश तत्व लेवल 1 पर पहुंच गए थे। लेकिन क्षितिज तकनीक की श्रेणी इस बार नहीं बढ़ सकती थी। उसने भी ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचा। वो अपनी अपनी साधना करते हुए बैठ गया। कुछ दिन ऐसी बीत गए और क्षितिज और आचार्य के जाने के दिन नज़दीक आ गया। फिर आर्यन, प्रियंका, अजातशत्रु और प्रीति सभी उन लोगों के साथ जाने की जिद करने लग गए और आखिर उनकी दादी विदिशा को उन लोगों की जिद के आगे हारना पड़ा, क्योंकि आर्यन ने इतना उन्हें परेशान किया था कि हर 15 मिनट में उनके पास जाता और फिर उनसे पूछता, दादी मैं जाऊँ क्या? आखिर वो भी उससे थक गई, क्योंकि उन्हें एक बात पता थी कि अगर इसे उन लोगों के साथ नहीं जाने दिया तो यह उन्हें ऐसा ही परेशान करता रहेगा। सभी लोगों ने अपनी तैयारी शुरू की, लेकिन सम्राट विक्रमादित्य को आर्यन का तो ठीक है, उसकी शक्तियां महाशक्ति लेवल को पार करने की कगार पर थी। प्रियंका और अजातशत्रु महाशक्ति लेवल के शुरुआत में थे, लेकिन प्रीति अभी भी अनुशक्ति लेवल में अटकी हुई थी और उसकी ही उन्हें चिंता हो रही थी। फिर उन्होंने एक दिन आचार्य आदित्य और उन सभी 5 को बुलाकर कहा, देखो मैं तुम सभी को जाने दे रहा हूँ, लेकिन तुम सभी में प्रीति बहुत ही कमज़ोर है और उसे मैं मेरी आंखों के सामने मौत के मुंह में धकेल यही सकता। उनकी बातें सभी रास्त लगी और इसी वजह से उन्होंने रजामंदी के साथ प्रीति को वहीं रहने को कहकर जल्द से जल्द महाशक्ति लेवल में पहुंचने का वायदा लेकर वहां से निकल पड़े। रास्ते में जाते वक्त क्षितिज को आचार्य आदित्य से बहुत सारे सवाल थे आत्मा पिशाच के बारे में, लेकिन उसने उन्हें पूछा इसी वजह से नहीं था कि उसकी दादी को उनके नाम से भी नफरत थी। आज भी वो लोग जब वहां से निकले तो उनकी आंखें बहुत ही लाल हो गई थी और शायद वो इतना रोई थी कि रात भर सो नहीं पाई थी। इसी वजह से वो लोग जब तक साम्राज्य के बाहर नहीं आ जाते तब तक रुके ही नहीं। आचार्य, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, यह आत्मा पिशाच क्या होते हैं और उनकी भी कोई श्रेणी होती है क्या? आचार्य आदित्य ने कुछ सोचने के बाद उसे कहा, यह आत्मा पिशाच का काम एक ही है, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाओ और उसे से अपनी आत्मा की लेवल पार कराओ। उन लोगों का ना किसी साम्राज्य पर आक्रमण करने का दिल करता है ना कुछ करते हैं, सिर्फ उन्हें के ही चीज़ के बारे में बहुत गुस्सा आता है और यह कि उनकी बिना अनुमति के उनके क्षेत्र में प्रवेश करना। फिर आर्यन ने उन्हें बीच में काटते हुए बोला, आचार्य ये क्षेत्र कहाँ से शुरू होता है? फिर क्या होगा आगे? क्या क्षितिज और उसकी टोली की वजह से आत्मा पिशाच की जंग तो नहीं छेड़ी जाएगी? 83 आत्मा पिशाच और आत्मा। फिर आर्यन ने उन्हें बीच में काटते हुए बोला, आचार्य ये क्षेत्र कहाँ से शुरू होता है? आचार्य को इसकी यह हरकत पसंद नहीं आई। उन्होंने उसकी फिरकी लेते हुए कहा, तुम अपना अगला कदम आगे बढ़ाओगे वहीं से। बस इतना सुनते ही आर्यन जगह पर ही पुतले की तरह खड़ा हो गया और बेचारे की ऐसी हालत हो गई कि कांटों तो खून नहीं। उसकी यह हालत देखकर सभी हंसने लगे और जब आर्यन ने देखा कि सभी हंस रहे हैं, मतलब आचार्य ने उसे उल्लू बनाया था। बेचारा पसीने से तरबतर हो गया था। आर्यन को समझ आ गया था कि आचार्य ने उसकी क्यों मजा ली थी, इसलिए वो चुप हो गया और उसने आगे कुछ नहीं पूछा। जब क्षितिज को याद आया कि उसके सवाल का जवाब अधूरा रह गया है, तो फिर से उसने वही सवाल पूछा, यह आत्मा पिशाच के बारे में बात कर रहे थे। अरे हाँ, इस गधे की वजह से मैं भी भूल गया था। इतना कहकर अपने सर पर हाथ मार लिया और एक बार उन्होंने तिरछी नज़र एक बार घूर के आर्यन को देखा तो आर्यन ने अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा दी और ऐसा जताया उसने कुछ सुना ही नहीं। आचार्य आदित्य बोलने लगे, यह आत्मा पिशाच के 4 प्रकार होते हैं।
एक तो सामान्य पिशाच ये ज़्यादा से ज़्यादा महाशक्ति लेवल का होता है, दूसरा उच्च पिशाच ये लघु सूत्र से महासूत्र लेवल तक का होता है, तीसरा महापिशाच ये ऋषि लेवल से महत्तम मानव लेवल तक का हो सकता है, और जो मैंने खुद देखा है इसके हिसाब से सबसे भयंकर शक्तिशाली होता है राक्षस पिशाच। ये हम लोग बोलते हैं, लेकिन आत्मा पिशाच इसे राजा पिशाच भी कहते हैं, और इसकी शक्ति जितनी मैंने देखी है उसके हिसाब से परम मनुष्य से आगे कितना हो सकता है ये बता नहीं सकता। फिर कुछ देर तो क्षितिज सोचता रहा और उसने पूछा, क्या आप इनके राजा पिशाच से मिले हो कभी? आचार्य आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मिला ही नहीं, खदेड़ खदेड़ कर मेरे साम्राज्य से बाहर निकाला था। उनकी बात सुनकर सभी लोग आचार्य की तरफ हैरानी से देखने लगे। जब आचार्य को लगा कि यह उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे, तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, क्या हुआ, तुम लोगों को मेरे ऊपर यकीन नहीं है क्या? उन सभी ने जब आचार्य को इतना गुस्से में देखा तो सभी ने मजबूरी में हाँ में गर्दन हिलाई दी, लेकिन उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। उन लोगों ने भरोसा किया, तब जाके उन्हें थोड़ा सुकून मिला, और फिर क्षितिज ने उन्हें पूछा, आपने अभी तक कितने शक्तिशाली आत्मा पिशाच को देखा है? आचार्य ने मुस्कुराते हुए और अपने भूतकाल में जाते हुए कहा, मैंने तब एक परमानंद लेवल के शुरुआती स्तर के आत्मा पिशाच को भगाया हूँ। उनकी बात सुनकर आर्यन जोर जोर से हंसने लगा, और उसकी हंसी देखकर आचार्य बहुत ज्यादा चिढ़ गए और वो अपनी दिव्य किरण उस पे चलाते तभी क्षितिज उन दोनों के बीच में आ गया और आर्यन को डांटते हुए बोला, आर्यन गधे के बच्चे, तुम्हें पता है जब इंसान थे तब इस महासाम्राज्य में टॉप 10 योद्धाओं में आते थे और उनकी शक्ति तब परमानंद लेवल की थी। क्षितिज को यूं गुस्सा होते हुए देख आर्यन भी चुप हो गया और अपनी गर्दन झुकाते हुए आचार्य के सामने आया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए आचार्य, मैंने बिना सोचे समझे आपको नाराज कर दिया। आचार्य आदित्य भी थोड़ा शांत हो गए और उन्होंने उसे कहा, ठीक है, कोई मैं भी थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा हो गया था, चलो अभी चलते हैं। लेकिन क्षितिज कहा शांत बैठने वाला था, उसने फिर से आचार्य को पूछा, आचार्य, इन आत्मा पिशाच का भी कोई मध्य क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र होता है क्या? आचार्य आदित्य ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, आत्मा पिशाच के भी क्षेत्र होते हैं, उनका भी बाहरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और मुख्य केंद्र होता है, और उनके बाहरी क्षेत्र में सामान्य पिशाच रहते हैं और उनका सरदार उच्च सेनापति होता है। मध्य क्षेत्र में उच्च पिशाच होते हैं और उनका सरदार महापिशाच होता है, और आखिर मुख्य केंद्र में महापिशाच होते हैं और उनका सरदार या राजा राक्षस पिशाच होता है। अब जाके क्षितिज को समझ आया आत्मा पिशाच के क्षेत्र और उनकी श्रेणी के बारे में, और आज उसे उनके बीच में रहने जैसा लगने लगा था। उसके इस ख्याल को मन में आते ही वो मुस्कुरा दिया। आर्यन से चुप रहा नहीं जाता है, ये सभी को पता था, और उसने भी इसे झूठ नहीं साबित होने दिया, और वो पूछ पड़ा, भैया हम इस आत्मा पिशाच के कौन से क्षेत्र में जा रहे हैं? जब आचार्य ने उसका सवाल सुना तो उन्होंने अपना पर अपने सर पर मार लिया, और उनके ऐसे करते ही क्षितिज जल्दी जल्दी बोल पड़ा, क्योंकि इस बार आचार्य उसे जलाकर भस्म ही कर देते। छोटे, हम बाहरी क्षेत्र जा रहे हैं और इस क्षेत्र का नाम है आत्मानगर। आर्यन ने उसकी बातों को समझते हुए कहा, अच्छा ये बात है, लेकिन हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? ये सवाल आर्यन ने बहुत ही सही पूछा था, क्योंकि क्षितिज को भी नहीं पता था कि वहाँ जाकर करना क्या है, और उसने आचार्य आदित्य की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, अभी हम लोग वहाँ बाहरी क्षेत्र में जाकर आत्मा वृक्ष को खोजने वाले हैं। क्या आत्मा वृक्ष, यह क्या होता है? क्षितिज ने चौंक कर पूछा, क्योंकि उसने ऐसे पेड़ का नाम पहली बार सुना था। वो पेड़ एक अद्भुत पेड़ है जहाँ पर सभी आत्माओं को पोषण मिलता है, और लेकिन इन आत्माओं को पोषण मिलने के लिए हमें अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालना पड़ता है या फिर मरना पड़ता है। उनकी यह बात सुनकर चारों लोग घबरा गए, क्योंकि यह पहली बार था कि उन्होंने आत्माओं के बारे में हकीकत सुनी थी। क्या हमारे शरीर में से आत्मा को अलग करना पड़ता है और तब उससे पोषण कर सकते हैं? प्रियंका ने घबरा कर पूछा, और सिर्फ इतना सोचते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे। आचार्य ने उन लोगों को डरते हुए देखा तो वो मुस्कुराने लगे और बोले, तुम लोगों को पता है मेरी मौत कैसे हुई थी? क्षितिज को छोड़ के बाकी तीनों ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, नहीं पता आचार्य। आचार्य आदित्य फिर सुनाने लगे अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक किस्सा। वो उन दिनों की बात है जब वो परमानंद लेवल के योद्धा थे और उनके मित्र विक्रमादित्य के साम्राज्य में घूमने आए थे, और दोनों दोस्त यूं ही उसका साम्राज्य घूम रहे थे तो अचानक उन लोगों के सामने एक दिव्य पक्षियों को झुंड जा रहा था। तब आचार्य आदित्य बहुत ज्यादा गुरूर था अपनी शक्तियों पर, तो जब उनका रास्ता उन दिव्य पक्षियों ने काटा तो उनमें बहस होने लगी। आखिर यह बहस एक दिव्य पक्षियों के मुखिया और आचार्य आदित्य की लड़ाई में तब्दील हो गई। इधर विक्रमादित्य उन दोनों को समझाते रहे कि झगड़ा मत करो, आपस में शांति से बात करके सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आचार्य आदित्य का गुस्सा बहुत खतरनाक था, तो उन्होंने गुस्से में उस दिव्य पक्षी पर अपनी तलवार चला दी और एक ही झटके उसकी गर्दन उड़ा दी। लेकिन हुआ कुछ और ही, जैसे ही वो दिव्य पक्षी मरा, उसकी आत्मा ने आचार्य आदित्य की आत्मा को उनके शरीर से बाहर निकालकर उसके शरीर में डाल दिया। क्योंकि दिव्य पक्षी के शरीर से एक बार आत्मा बाहर निकली तो दोबारा अंदर जा नहीं सकती है, और इतने बड़े शक्तिशाली योद्धा की आत्मा बहुत ही कमजोर थी कि सूत्र लेवल के दिव्य पक्षी की आत्मा ने उनके शरीर में से आत्मा को खींचकर बाहर निकाला था। उस दिव्य पक्षी आत्मा बहुत ज्यादा देर नहीं टिक पाए और वहीं पर खत्म हो गई। फिर हमेशा के लिए वो उसी शरीर में अटक गए।
ये दिव्य पक्षी शरीर भी इतना कठोर है कि मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर कुछ दिन वो ऐसा ही घूमता रहा, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं मिला। फिर उन्हें एक वैद्य मिले, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि उनको अगर अपनी आत्मा को निकालकर उनके पुराने शरीर में वापस डालना है तो सबसे पहले आत्मा वृक्ष का बीज लाना होगा। उस बीज से अपने शरीर में अपनी आत्मा की शक्तियों को बढ़ाना होगा। जब उसकी शक्तियां इतनी हो जाए कि वो इस वातावरण में अपने आप को सही सलामत रख पाएगी, तब जाकर किसी शक्तिशाली आत्मा वाले योद्धा से उसकी आत्मा को बाहर निकालकर उनके पुराने शरीर में डाला जाएगा। जब उनकी पूरी हकीकत जब उन तीनों ने सुनी तो वो भी बहुत डर गए थे, और उन्हें ये भी पता चल गया था कि जिस योद्धा की बाहरी मजबूती कितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन अगर सामने वाले की आत्मा की शक्ति ज़्यादा हो तो उसे वो शारीरिक ताकत से नहीं तो अपनी आत्मा की ताकत से हरा सकता है। सभी चारों के चारों उनके पास आ गए और बोले, आचार्य, हम चारों को आत्मा की शक्ति बढ़ाने के रास्ते बताए और हम आज से हमारी आत्मा की शक्ति अपनी शारीरिक शक्ति साथ बढ़ाएंगे। आचार्य आदित्य भी उन लोगों की आत्मा की शक्ति बढ़ाने की इच्छा देखकर खुश हो गए और बोले, ठीक है, मैं जरूर तुम्हें सिखाऊंगा और तुम में से एक ऐसा ताकतवर शिष्य होना कि मेरी आत्मा को मेरे शरीर में डालने के लिए मदद करना। उन चारों ने अपनी गर्दन हिलाकर हाँ कह दिया, और उनके हाँ कहते ही आचार्य आदित्य को भी बहुत खुशी हुई। आर्यन आगे आया और आचार्य को उसने पूछा, आचार्य, मुझे एक ही सवाल है, आत्मा की भी लेवल्स होती है क्या? आचार्य आदित्य मुस्कुराकर बोले, हाँ, 5 लेवल्स होती है। पहला प्रारंभिक स्तर, जिसे अवज्ञान लेवल भी बोला जाता है, जिसमें आत्मा और शरीर को एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं। दूसरा माध्यमिक स्तर, जिसे जागरूकता लेवल भी बोला जाता है, जिसमें आत्मा के साथ शरीर का जुड़ाव होता है। तीसरा उच्च स्तर, जिसे संवेदनशीलता लेवल भी कहा जाता है, जिसमें आप अपने शरीर से गहरा संबंध बनाना और दोनों का एक दूसरे का संवाद करना शुरू होता है। चौथा अत्याधिक स्तर, जिसे समर्पण लेवल भी कहा जाता है, जिसमें दोनों आत्मा और शरीर एक हो जाते हैं और अपनी आत्मा के तुम बहुत सारे भाग कर सकते हो और उन्हें तुम अपने हथियारों से साथ संबंध बनाने में काम ला सकते हो। और यही लेवल है जिसका अगर कोई योद्धा हो तो वो किसी योद्धा को उसके शरीर से निकालकर बाहर ले आ सकता है और वापस कोई भी शरीर में पहुंचा सकता है। और आखिरी अद्वितीय स्तर, जिसे एकता स्तर भी कहा जाता है, जिसके इस्तेमाल से तुम ब्रह्मांड के कोई भी कोने पर संवाद साध सकते हो। सभी को समझ भी आया और सिर्फ 5 लेवल सुनकर खुशी भी हुई। लेकिन आचार्य ने उनकी खुशी पर पानी फेरते हुए कहा, लेकिन ये 5 लेवल्स बहुत कठिन है, क्योंकि इन्हें बढ़ाना तुम्हारी बाहरी शक्ति को बढ़ाने से भी मुश्किल है। हर एक लेवल में पॉइंट्स की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे पहली लेवल में 100 पॉइंट आत्मा पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, दूसरी लेवल में 1000, तीसरी में 10,000, चौथी में 1 लाख और आखिरी में 1 करोड़ आत्मा पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। उन लोगों ने जब आचार्य के चेहरे से जब आत्मा पॉइंट्स की जरूरत के बारे सुना तो उनके चेहरे उतर गए, लेकिन उन्हें अभी यह पता नहीं था कि आत्मा पॉइंट्स कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। इस बार अजातशत्रु ने पूछा, आचार्य, एक आखिरी सवाल था कि यह आत्मा पॉइंट कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आचार्य उसका सवाल सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं भी इसी वजह से यहाँ पर आया हूँ और यही तो जानना चाहता हूँ कि हम हमारे आत्मा पॉइंट्स कैसे बढ़ा सकते हैं। ये बात सुनकर तो सभी निराश हो गए। प्रियंका ने कुतूहल में उन्हें पूछा, आचार्य, आपकी आत्मा की लेवल कौन सी है? ये सवाल सुनते ही सभी की नज़रें आचार्य की तरफ मुड़ गई और सभी उत्सुकता से ध्यान देकर उनकी तरफ देखने लग गए। आचार्य ने शर्मा कर कहा, मेरी आत्मा का स्तर 2 है और मेरे आत्मा पॉइंट्स 110 है, इससे आगे का काफ़ी सालों से नहीं बढ़े हैं। उनकी निराशा ही सब कुछ बयान कर रही थी और उन्हें यूं हताश देखकर क्षितिज उनके पास गया और उन्हें सहानुभूति देते हुए बोला, आचार्य, इस आत्मा नगर हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें आत्मा पॉइंट्स बढ़ाने के मार्ग नहीं पता चलता, और वो पेड़ जिसका नाम आत्मा पेड़ है, उसके बीज को हम प्राप्त नहीं करते। उसकी यह बात सुनकर सभी में जोश आ गया और वो लोग भी आचार्य को वादा करने लगे, और उन लोगों की बातें सुनकर आचार्य को भी बहुत खुशी हुई और उनमें भी जोश में भर गया। सभी लोग उनके साथ जटायु से कुछ देर जाने के बाद एक जंगल को देखकर उतर गए और सभी ने उस जंगल की तरफ देखा और उसे देखकर हैरान हो गए। कितना बड़ा जंगल है, इसका अंत ही नहीं दिख रहा है और बीच बीच में इतने पहाड़ दिख रहे हैं कि वो सीधा आसमान को भीड़ चुके लग रहे हैं। प्रियंका हैरान होते हुए बोली। आचार्य ने उन लोगों की तरफ देखकर उन्हें शांत कराते हुए कहा, यहाँ से आगे काम के सिवा कोई भी फालतू बात मत करना, और खास करके तुम। आर्यन तरफ मुड़कर बोले। आर्यन ने मासूमी से कहा, मैं कहाँ बातें करता हूँ, मैं तो बहुत शांत आदमी हूँ और मुझे शांतिप्रिय लोग ही पसंद आते हैं। उसकी बातें सुनकर आचार्य गुस्से में बोलने वाले थे, तभी क्षितिज ने किसी की आहट सुनी तो क्षितिज ने सभी को शांत कराते हुए बोला, कोई तो हमारे तरफ उड़ते हुए आ रहा है, इसलिए आचार्य हम नीचे उतर सकते हैं क्या? आचार्य ने भी यह चीज़ महसूस की और आर्यन की तरफ से अपना ध्यान हटाकर जटायु को नीचे उतारा। उन लोगों के नीचे उतरते ही उनके साथ उड़ रहे ड्रैगन भी नीचे आ गए और अपने अपने साथी के पास जाकर बैठ गए। राधिका भी मुस्कुराते हुए क्षितिज के पास लड़की के रूप में आ गई। सभी लोग जब नीचे उतरे तब उनके सामने 2 आत्मा पिशाच आ गए और उन्हें देखकर बोले, तुम लोग अगर रास्ता भटक गए हो तो आपको बता दूं कि आप लोग आत्मा पिशाच आत्मा नगर के इलाके में पहुंच गए हो और आप दूसरा रास्ता पकड़कर यहाँ से बाहर निकल जाए।
उन्हें देखकर क्षितिज को राधिका की आवाज़ सुनाई दी, ये तो सामान्य पिशाच है और इनकी शक्ति किसी अशक्ति लेवल के योद्धा के बराबर है। क्षितिज ने यह बात सुनकर अपनी गर्दन हिला दी। आचार्य आदित्य आगे आए और बोले, हम लोग रास्ता नहीं भटके हैं, हम लोग आत्मा वृक्ष के पास जाना है, आप लोग हमें वहाँ का रास्ता दिखा सकते हैं क्या? उनकी बातें सुनकर वो दोनों चौंक गए। क्या होगा आगे? क्या क्षितिज और उन लोगों आत्मा पिशाच आगे जाने देंगे? क्या हो जाएगी क्षितिज के गुट और आत्मा पिशाच की मुठभेड़? सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन। 84 जीजा और साले का मिलना। क्षितिज ने यह बात सुनकर अपनी गर्दन हिला दी। आचार्य आदित्य आगे आए और बोले, हम लोग रास्ता नहीं भटके हैं, हम लोग आत्मा वृक्ष के पास जाना है, आप लोग हमें वहाँ का रास्ता दिखा सकते हैं क्या? उनकी बातें सुनकर वो दोनों चौंक गए। क्या तुम लोगों को हम मूर्ख दिख रहे हैं क्या? उनमें से एक सामान्य आत्मा पिशाच गुस्से में चिल्लाया और अपनी आत्मिक शक्तियों का दबाव उन लोगों के ऊपर लगाने लगा, लेकिन आचार्य ने उनके सामने हाथ जोड़े और बोले, मेरी हालत को आप दोनों देख ही सकते हो, मैं इस हालत पिछले 30 सालों से हूँ, मुझ पर रहम खाए और हमें अंदर जाने दीजिए। आचार्य ने उनके सामने अपने दोनों फर जोड़ लिए थे, लेकिन उन दोनों को उनके फर जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो और भी दबाव डालने लगे उन लोगों की आत्माओं के ऊपर। आर्यन, अजातशत्रु और प्रियंका के बहुत हाल दिख रहे थे, दोनों के चेहरे पीले पड़ने लग गए थे और अजातशत्रु अपने मुंह से खून की उल्टियां करने लग गया था। उन लोगों में से प्रियंका घबराते हुए बोली, आचार्य कुछ तो करिए, नहीं तो हम यहीं पर मारे जाएंगे। आचार्य आदित्य ने उसे समझाते हुए कहा, तुम तीनों चिंता मत करो, तुम लोगों को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहते ही उन्होंने अपनी उच्च स्तर की आत्मा की शक्तियां निकालनी शुरू कर दी। उन दोनों ने जब उनकी शक्तियां देखी तो उनमें एक ने कहा, भाई तुम इन पांचों को खत्म करके आना, मैं तब तक इस बुढ़े पक्षी को खत्म करके आता हूं। उसने भी अपनी गर्दन हिलाकर कहा, ठीक है, तुम उसे संभालो, मैं कुछ देर में इन बच्चों को खत्म करके आता हूं। इतना कहते ही वो और दबाव बढ़ाने लगा। इससे क्षितिज पर भी भारी असर होने लगा, उसकी हालत भी खराब होने लगी। आचार्य और दूसरे पिशाच का मुकाबला शुरू था और दोनों में कोई कमजोर या ताकतवर नहीं दिख रहा था। तभी क्षितिज की नज़र राधिका पर गई और उसने देखा कि उस पर उस पिशाच के हमले का कोई असर नहीं पड़ रहा था, तो वो ये देखकर चौंक गया। उसने उसे मन में आवाज दिया, राधिका तुम्हारे ऊपर उन दोनों आत्मा पिशाच का असर क्यों नहीं हो रहा है? राधिका ने उसे कहा, इन आत्मा पिशाचों का सोम ड्रैगन के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता और इतना ही बल्कि वे सभी हम लोगों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। क्षितिज ने जब ये सुना तो वो गुस्सा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, यह मुझे कब बोलोगी? राधिका इस बार उस पर आवाज चढ़ा के बोली, आप ही बोले थे ना, जब तक आप ना बोलोगे तब तक मैं कुछ ना करूं, तो मैं बीच तब तक नहीं आऊंगी जब तक आपकी जान को पूरी तरह खतरा ना हो। क्षितिज अब तो और गुस्सा हो गया, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी जान को अब तक खतरा नहीं है? राधिका ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास अपने खुद की दिव्य रोशनी है और जिसकी लेवल 4 है, तो इन जैसे छुछुंदरों पर तो उसका असर हो ही सकता है। उसकी बात सुनते ही उसे पुजारी जी बात याद आई और उसने अपने सर पर हाथ मार लिया। अरे यार हाँ, मैं भी भूल गया था, दिव्य रोशनी से आत्मा पिशाच बहुत ज़्यादा डरते हैं और इसकी मदद से उन्हें मैं जलाकर खाक कर सकता हूँ। उसने फिर अपनी दिव्य रोशनी जलानी शुरू की और वहाँ का आजू बाजू का वातावरण गर्म होना शुरू हो गया और आर्यन, अजातशत्रु और प्रियंका उसकी तरफ गौर से देखने लगे कि वो क्या कर रहा है। जब उन लोगों ने उसके हाथों में दिव्य रोशनी को देखा तो वो सभी मुस्कुरा उठे और आर्यन तो जोर से बोला, क्या आपके पास दिव्य रोशनी है? उसकी बात सुनते ही जो पिशाच इतना देर से उन लोगों पर आत्मा का दबाव डाल रहा था, वो चौंक कर क्षितिज की तरफ देखने लगा और डरते हुए पीछे सरकते हुए बोला, ये बच्चे के पास दिव्य रोशनी है भाई, जरा बच के। लेकिन उसकी बात पूरी होती तभी दिव्य रोशनी से के तीर निकला और उसकी आत्मा को जलाकर खाक कर दिया। उस आत्मा में से एक दिव्य शक्ति निकली और क्षितिज के शरीर में चली गई। अंदर जाते ही उसे संदेशा आया, आपको आत्मा पॉइंट प्राप्त हुआ है और आपके ब्रह्म दिव्य यंत्र में एक और सेक्शन खुल गया है। अब शक्ति पॉइंट्स, महातत्व पॉइंट्स के साथ साथ आत्मा पॉइंट्स भी संग्रहित किए जाएंगे। क्षितिज ने जब सुना तो उसे बहुत खुशी हुई, फिर उसने अपना तीर दूसरे पिशाच की तरफ तानकर चला दिया। एक ही झटके में उसने उस पिशाच को मार दिया। फिर से एक दिव्य शक्ति उड़ते हुए उसके शरीर में चली गई और फिर से संदेशा आया कि उसके आत्मा पॉइंट्स में बढ़ोतरी हुई है और कुल मिला के संख्या 2 हुई है। क्षितिज को उसके ब्रह्म दिव्य यंत्र से संदेशा आया कि आपकी शक्तियां लघु सूत्र से अवसूत्र लेवल में जाने के लिए तैयार है, लेकिन आपके महातत्व में 0.10 पॉइंट्स की आवश्यकता है। उसका चेहरा खुल गया क्योंकि उसके पास अभी भी 2 तत्व पत्थर शेष थे। उसने से उनमें से एक पत्थर निकाला और उसे तोड़ते हुए उसकी शक्तियां खींचना शुरू कर दिया। कुछ देर तक सब शांत रहा, फिर एकदम प्रकृति की शक्तियां उसके शरीर में सोखने लगी और एकदम उसके शरीर में से कुछ टूटने की आवाज आई और क्या उसके हाथों में रोशनी का चिराग नजर आने लगा। उसके हाथों में जैसे ही चिराग चमका उसे संदेशा आया, बहुत बहुत मुबारक, आपने लघु सूत्र लेवल को पार करके अवसूत्र लेवल में प्रवेश किया है और आप अभी अवसूत्र लेवल की पहली लेवल पर हो। आपको पहली लेवल पार करने के लिए 1 लाख पॉइंट्स की आवश्यकता है।
आपके महातत्व भी 5 पॉइंट्स पर पहुंच चुका है और अब से आपको तत्व पत्थर की शक्तियों से आपके तत्व लेवल नहीं बढ़ेगी, इसलिए अब से तत्व फलियां दिव्य पत्थर की आवश्यकता रहेगी। क्षितिज ने ये सुना तो उसका चेहरा मुरझा गया, लेकिन बाद में जब उसके पास सभी लोग आए तो उनमें से पहले बंदरों की तरह उछल कूद करते हुए आर्यन आया और उसके गले लिपट गया और मुस्कुराते हुए खुशी से बोला, मेरे भाई की शक्तियां लघु सूत्र से लेकर अव सूत्र में पहुंच चुकी है। उसकी खुशी देखकर क्षितिज ने भी मुस्कुरा दिया और उसे अलग करते हुए कहा, बस कर पगले, इतना बड़ा कुछ नहीं हासिल हुआ है, तुम इतना मार जश्न मनाया करो, अभी मंजिल बहुत दूर है। तभी आचार्य आदित्य उसके पास आकर बोले, मंजिल कितनी भी दूर रहे लेकिन तुम कुछ कदम तो आगे सरक गए ना, बस उतना ही किसी चीज की आस लगाने में काफी है। फिर सभी कुछ देर आगे ऐसे चलते रहे और उन्हें आगे भी युद्ध के निशान नजर आने लगे। वहां पर भयंकर युद्ध हुआ नजर आ रहा था। बहुत सारी लाशें कटी हुई दिख रही थी और जैसे ही वे लोग वहां पहुंचे वैसे ही आचार्य चिल्ला उठे, ये तो प्राणधारा साम्राज्य के सैनिकों की लाशें हैं। उनके इतना कहते ही क्षितिज भी चौंक गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कोई प्राणधारा साम्राज्य से यहाँ तक आएगा। आचार्य आदित्य ने उन लोगों से कहा, ये सैनिक तो खास राजसी वंश के अंगरक्षकों में से है। उनकी बात सुनकर बाकी लोगों का पता नहीं, लेकिन क्षितिज के दिल में धस हो गया और उसे कुछ अजीब ही बात लगी। उसे ये लगा कि शायद राजकुमारी राज्यलक्ष्मी आई होगी। लेकिन तभी आचार्य उस तरफ जाने लगे जहां पर उन लोगों को युद्ध की आवाज आ रही थी। उनके पीछे सभी लोग भी जाने लगे। वो जल्दी से वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आत्मा पिशाच की एक टुकड़ी जिसने 20-25 सैनिकों घेर कर रखा हुआ था, वह एक 22 साल का लड़का दिख रहा था जिससे राजसी तेज निकल रहा था। उसका और 4-5 आत्मा पिशाचों से मुकाबला शुरू था और उसमें भी हारने की कगार पर था। उसके साथ एक और मध्यम उम्र का आदमी दिख रहा था जो एक सेनापति से लड़ रहा था। उस सेनापति को देखकर आचार्य बोले, ये तो प्राणधारा साम्राज्य का सेनापति विनायक है और इसके साथ जिस आत्मा पिशाच का मुकाबला शुरू है वो तो उच्च पिशाच दिख रहा है और शायद उसकी शक्तियां देखकर लग रहा है कि वो अब सूत्र लेवल का होगा। क्षितिज ने आचार्य को पूछा, आचार्य हमें क्या करना चाहिए, क्या हम लोग मदद करने आगे बढ़े? आचार्य आदित्य ने उल्टा सवाल उससे पूछा, तुम्हारा क्या कहना है इस घटना से? क्षितिज तो गड़बड़ा गया उनके सवालों से और कुछ क्षण बाद बोला, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि उनके सम्राट के और मेरे दादाजी के संबंध बहुत गहरे थे, तो मैं मेरे दादाजी के दोस्त के साम्राज्य के लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ आप सभी लोग मुझे मुकेश नाम से अब बुलाओगे और मैं आज से हमारे प्रधान का लड़का हूँ। उसकी बात सुनकर आचार्य आदित्य को खुशी भी हुई और उसको अपना नाम छुपाते हुए देखकर उन्हें थोड़ी हैरानी भी हुई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि क्षितिज अगर कोई चीज कहता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। ये सभी को पता था तो सभी चुप रहे। इस बार राधिका के ऊपर उन तीनों को रखकर क्षितिज और आचार्य उन लोगों की मदद करने आगे बढ़े। क्षितिज ने देखा कि नौजवान लड़का एक पिशाच के हमले से घायल होने ही वाला था, तभी एक दिव्य रोशनी से बना हुआ तीर कहीं से आया और उस आत्मा पिशाच को जलाकर खाक कर दिया। ये नज़ारा देख के उस लड़के के साथ मुकाबला कर रहे सभी योद्धा जहां से तीर चला था उस तरफ देखने लग गए। जब उन्होंने वहां देखा तो एक युवक नजर आया जिसकी उम्र 18 लग रही था और उसके हाथों में दिव्य रोशनी दिख रही थी। वो रोशनी इतनी शक्तिशाली नहीं नजर आ रही थी, बल्कि पहले 100 दिव्य रोशनी में से लग रही थी। वो लड़का उन लोगों को देखकर मुस्कुरा रहा था और वो लड़का कोई नहीं हमारा क्षितिज था जो अभी नाम बदलकर मुकेश नाम से उन लोगों को पेश आने वाला था। सभी लोग उसकी तरफ देखकर चिल्लाते तब तक क्षितिज उन चारों में से एक की तरफ तीर चला दिया और वो वहां से दूर भागता तब तक वो तीर उसके आर पार निकल चुका था। उसकी शक्ति फिर से क्षितिज के शरीर में जाकर घुस गई, लेकिन अब तक बचे हुए आत्मा पिशाच ने चिल्लाकर बाकी लोगों को बता दिया, इस लड़के के पास तो दिव्य रोशनी है, भागो यहाँ से जल्दी। इतना कहने की देरी थी, सभी लोग वहां से भागने लग गए और उनके सेनापति ने उन लोगों को भागते देखा तो उस तरफ देखा जहां से भाग रहे थे, तो वो एक बार के लिए हड़बड़ा गया और अपने आप पीछे करते हुए भागने लगा। क्षितिज का भी मुस्कुराता हुआ चेहरा थोड़ी देर में पीला पड़ चुका था, क्योंकि शक्तियों के हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही दिव्य रोशनी के तीर चला सकता था। उसका चेहरा पीला पड़ के वो गिरने ही वाला था, तभी वो युवक जो उसकी तरफ देख रहा था वो उसकी तरफ दौड़ा और उसे पकड़ते हुए बोला, दोस्त तुम ठीक तो हो ना? क्षितिज ने भी बेहोश होते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। इतना कहकर वो बेहोश हो गया। उसे उठाकर वो लोग अपनी छावनी में चले गए। कुछ देर बाद क्षितिज को होश आया तो उसने देखा उसे घेर कर 6 लोग खड़े थे और सभी लोग उसी की तरफ निगाह करके उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। उसे होश में आते देख आर्यन के मुंह से निकलने वाला ही था कि क्षितिज भैया होश में आ गए, लेकिन तभी प्रियंका मैंने उसके पैर पर पैर मारते हुए इशारा किया, देखो मुकेश भाई होश में आ गए। उसका इतना कहते ही वो युवक उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, दोस्त अब कैसा लग रहा है? अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया, हम सभी लोग बहुत चिंता में पड़ गए थे। उस लड़के का इतना खुल के बात करने पर क्षितिज को वो लड़का कोई अनजाना लग ही नहीं रहा था। क्षितिज ने भी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, अरे इसमें बड़ी बात क्या है,
अगर आपकी जगह मैं और मेरी जगह आप होते तो इंसानियत के खातिर आप भी मुझे जरूर बचाते। क्षितिज के इतने कहते ही वो युवक अपना हाथ आगे करते हुए बोला, मेरा नाम समर है और मैं प्राणधारा साम्राज्य का राजकुमार हूँ और तुम्हारे राजकुमार क्षितिज के साथ जिस राजकुमारी ने शादी को तोड़ा है उस राज्यलक्ष्मी का बड़ा भाई हूँ। उसने जब राजकुमारी राज्यलक्ष्मी का नाम लिया तो क्षितिज को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, मुझे थोड़ा बहुत ही मालूम है राजकुमार क्षितिज के बारे में, मुझे उसे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके भाई हो। क्षितिज की बेधड़क बात सुनकर आर्यन भी घबरा गया था, क्योंकि सामने वाला लघु ऋषि लेवल का योद्धा था और अगर वो चाहे तो उन सभी अकेला ही मार सकता था। क्षितिज उसी के सामने उसकी बहन की इज्जत कम कर रहा था। वो सभी लोग घबरा गए थे, लेकिन कुछ और ही वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, तुम मनोरथ साम्राज्य के लोग अपने राजकुमार के साथ हुए गलत व्यवहार से नाराज हो और तभी तुम लोगों ने हम लोगों को बचाया, मतलब आप लोगों में बहुत ज्यादा इंसानियत है। अरे हाँ, मैं तो आपको सही से धन्यवाद भी नहीं कर पाया, समर मुस्कुराते हुए कुछ याद करते हुए बोला। क्षितिज ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे बड़े भाई, दोस्तों में कब से शुक्रिया होने लगा, ऊपर से आप तो इस साम्राज्य के सम्राट के दोस्त साम्राज्य के राजकुमार हो तो आपको अपनी जान की परवाह न करते हुए बचाना हमारा फर्ज था। राजकुमार समर मुस्कुराते हुए बोला, अरे आप लोगों के साम्राज्य में सभी लोग ऐसे ही है क्या? जब मैं आपके आचार्य आदित्य को धन्यवाद करने गया तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा था, अब तुम भी ऐसा कह रहे हो? इतने बढ़िया स्वभाव के लोग अगर मनोरथ साम्राज्य होंगे तो मैं यही रह जाऊंगा। क्षितिज इस पर बोला, आप तो वैसे भी यहाँ के मेहमान हो, आपको तो इस साम्राज्य में मेहमान नवाजी जरूर मिलेगी। समर ने भी मुस्कुरा दिया। उन लोगों की बातें चल रही थी, तभी आचार्य आदित्य और उनके साथ प्राणधारा साम्राज्य के सेनापति विनायक साथ में छावनी में आए। उन्होंने देखा कि क्षितिज होश में आ गया है तो सबसे पहले सेनापति विनायक उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, क्या नौजवान, तुम काफी बहादुर दिखते हो। इतने सारे आत्मा पिशाच के सामने बहादुरी से सामना किया, बल्कि सिर्फ उनके सामने खड़े ही नहीं रहे, तुमने तो उनका खात्मा भी किया। मुझे तुम जैसे युवक देखकर अपने युवा अवस्था की बातें याद आ जाती है। खैर छोड़ो, तुम हमारे साथ आना चाहोगे? एक चीज को हम लोग खोज रहे हैं, जो अगर मिल जाए तो तुम्हें भी फायदा होगा। क्या है वो चीज जिसके लिए इतने सारे सैनिकों को लेकर प्राणधारा साम्राज्य से यहाँ आए हैं? सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन 85 रोशनी कुंडली कछुआ। समर ने भी मुस्कुरा दिया। उन लोगों की बातें चल रही थी, तभी आचार्य आदित्य और उनके साथ प्राणधारा साम्राज्य के सेनापति विनायक साथ में छावनी में आए। उन्होंने देखा कि क्षितिज होश में आ गया है तो सबसे पहले सेनापति विनायक उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, क्या नौजवान, तुम काफी बहादुर दिखते हो। इतने सारे आत्मा पिशाच के सामने बहादुरी से सामना किया, बल्कि सिर्फ उनके सामने खड़े ही नहीं रहे, तुमने तो उनका खात्मा भी किया। मुझे तुम जैसे युवक देखकर अपने युवा अवस्था की बातें याद आ जाती है। खैर छोड़ो, तुम हमारे साथ आना चाहोगे? एक चीज को हम लोग खोज रहे हैं, जो अगर मिल जाए तो तुम्हें भी फायदा होगा। क्षितिज ने भी चौंक कर कहा, ऐसी कौन सी चीज आप लोग ढूंढ रहे हो? सेनापति विनायक ने एक बार राजकुमार समर की तरफ देखा और जब राजकुमार समर ने उन्हें गर्दन से हाँ कहा तो वो क्षितिज को कहने लगे, बात ऐसी है कि हम लोग प्रज्वलित नामक एक रोशनी है जिसे खोजने के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने एक दिशा में हाथ दिखाया और कहा, उत्तरी दिशा में एक गुफा है और जिसमें बताया जाता है कि वो रोशनी वहां मिलेगी, लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम है। क्षितिज ने हैरान होकर पूछा, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आप लोग अभी तक उस गुफा में जा नहीं पाए हो और इतने सारे शक्तिशाली लोग होते हुए भी? सेनापति विनायक अपना सर नाराजी में झुकाते हुए बोले, बहुत बड़ी मुश्किल है। अभी कुछ देर पहले जो आत्मा पिशाचों ने हम लोगों के ऊपर हमला किया था, उन आत्माओं की ऐसी कम से कम 100 टुकड़ियां है। क्षितिज ने हैरानी में चिल्लाते हुए बोला, क्या 100 टुकड़ियां? बाप रे बाप, क्या सारे के सारे आत्मा पिशाच वहीं पर मौजूद है? क्षितिज की बातों पर राजकुमार समर भी हंसते हुए बोला, भाई यही तो बड़ी प्रॉब्लम है और यह पिशाच हम लोगों से मरते भी नहीं। हम लोगों के पास तुम्हारी जैसी दिव्य किरण की शक्ति भी नहीं है। क्षितिज ने अपना सर खुजलाया और कहा, फिर आप लोगों के पास कुछ तो योजना होगी ना? विनायक ने जब क्षितिज का सवाल सुना तो उसे भी यकीन आ गया कि क्षितिज कोई ऐसा वैसा योद्धा नहीं है, वो तो बड़ा शातिर है, इस वजह से उन्हें सही योद्धा मिल गया था ऐसा लगा। और फिर वो बोले, एक प्लान तो है लेकिन बहुत देर लगेगी इसके लिए, और एक दूसरा प्लान है लेकिन उसके लिए बहुत सारे सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। इस बात को सुन के क्षितिज जो मुकेश बना बैठा हुआ था वो बोला, देखिए मेरे हिसाब से थोड़ा समय लगा तो चलेगा लेकिन कम सैनिकों की जरूरत आएगी, ऐसा ही प्लान करना पड़ेगा। मुकेश की बात सुनकर सेनापति को बहुत खुशी हुई और वो सोचने लगे, मुकेश जैसा आदमी राजकुमारी राज्यलक्ष्मी के लिए सही है, लेकिन इसकी बेचारे की प्रॉब्लम एक ही है कि वो कोई राजकुमार नहीं है। फिर अपने दिमाग से ऐसे ख्याल निकाले और मुकेश तरफ देखकर बोले, तुम्हारे दिमाग कुछ चल रहा होगा तो बोलो। फिर मुकेश ने मुस्कुराया। उसका मुस्कुराना देख उसकी गैंग को समझ गया कि यह कुछ खुराफाती दिमाग लगाने वाला है। वैसा ही हुआ। मुकेश ने बोलना शुरू किया, आपके पास कुल सैनिक कितने हैं? सेनापति विनायक ने कुछ देर सोच और कहा, कुल मिला के 25 और हम दोनों 27।
ठीक है, मेरे पास एक युक्ति दिव्य रोशनी में से प्रज्वलित जो रोशनी होती है, वो तो पहली 10 रोशनी में से एक हा, लेकिन हमें उसे पाने से पहले सभी योद्धाओं को एक एक दिव्य रोशनी प्राप्त करनी पड़ेगी। जब समर ने ये सुना तो आपन चेहरे को नीचे यूं गिराते हुए कहा, लेकिन अब हम यहाँ कहाँ खोजेंगे दिव्य रोशनी को। उसका उतरा हुआ मुंह देख के आचार्य आदित्य मुस्कुरा उठे और वो बोले, अरे दिव्य रोशनी नहीं तो क्या हुआ, मेरे हिसाब से यह जानवर रोशनी तो पक्का मिलेगी। उनकी बात सुनकर तो समर को चेहरा जितना ज्यादा खुल गया और वो चिल्लाते हुआ बोला, क्या बात आचार्य, आप जो बहु बड़े विद्वान हो। सेनापति विनायक भी खुश हो गया था, क्योंकि अपने सैनिकों के पास दिव्य रोशनी रहेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा आत्मा पिशाच को मार सकेंगे। सेनापति विनायक भी राजकुमार समर की बातों में हामी भरने लगे और उन्होंने कहा, क्या बात है आचार्य आदित्य, आपके पास हर समस्या का समाधान है, ये तो हमारे पूर्वी सम्राट जैसे आदत है आपकी। आचार्य आदित्य ने सिर्फ मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा। फिर सभी लोगों को आचार्य ने उन जानवरों के बारे में बताना शुरू किया, ये जो जानवरों के बारे में खोजना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह मिलेंगे जरूर इस जंगल में। उन लोगों के चेहरे देखने लायक था। बेचारा समर आज जब से मुकेश होश में आया था, तभी से थोड़ा देर खुश हो रहा था, थोड़ी देर दुखी हो रहा था। उसे भी नहीं समझ आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। आचार्य ने समर का चेहरा देखा और मुस्कुराकर बोले, पहला जानवर मिलना बहुत आसान है, लेकिन इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। उसका नाम है रोशनी गरुड़ा। उसका नाम सुनते ही सेनापति विनायक चौंक उठे और बोले, क्या इतना खतरनाक जानवर इस जंगल में पाया जाता है। उन्होंने इतना कहने के बाद राजकुमार समर की तरफ देखकर कहा, राजकुमार समर, गलती से भी यह जानवर दिख जाए तो अपनी जान बचाकर भागना। अगर इसके हाथ में तुम पड़ जाओगे तो तुम फिर ऋषि लेवल के हो, फिर मनुष्य लेवल के, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनकी बात सुनकर समर भी कपकपाने लगा। उन लोगों ऐसी हालत देखकर आर्यन, अजातशत्रु और प्रियंका काफी दूर बैठे हुए थे। वो लोग काफी दूर से उन लोगों की बातें सुन रहे थे, लेकिन उन तीनों में से कोई कुछ भी बोला नहीं। लेकिन जब आर्यन ने उसका चेहरा देखा तो बोल पड़ा, इस राजकुमार समर को शायद आज वैद्य की जरूरत पड़ेगी। आर्यन के इतना कहने के बाद तीनों हंस दिए। प्रियंका भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आर्यन, उस बेचारे थोड़ी खुशी होती तभी यह हमारे आचार्य और उसके सेनापति विनायक उसे डरा देते हैं। अजातशत्रु भी उनमें शामिल हो गया और कहने लगा, अच्छा हुआ बेचारा दिल का मरीज नहीं है, वरना यही गिर गया होता वो। इन तीनों की इधर टांग खिंचाई चालू थी, लेकिन उन चारों को इसके बारे पता नहीं था। आचार्य आदित्य ने दूसरे जानवर के बारे में बताया जो इस जंगल में पाया जाता है। दूसरा जानवर इस जंगल में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तीसरा जानवर है दिव्य तेजों में सर्प और चौथा जानवर है प्रकाशित महाशेर। इन सभी जानवरों का नाम सुनकर मुकेश, विनायक और समर तीनों के तीनों भौचक्का होकर आचार्य आदित्य की तरफ देख रहे थे। आचार्य उनकी तरफ ऐसा देख रहा था मानो ऐसा क्या हुआ था जो उन लोगों का चेहरा उतर गया था। क्या हुआ, तुम तीनों के चेहरों क्यों उतर गए हैं। समर ने अपना चेहरा टेढ़ा मेढ़ा करते हुए कहा, आचार्य आपने ऐसे जानवर बताए कि उन्हें किसी को पकड़ने की हिम्मत नहीं होती है और आप इन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। आचार्य आदित्य मुस्कुराते हुए बोले, अगर उन्हें पकड़ना इतना आसान होता तो हमारे आने से पहले हर कोई उन्हें मार के या हरा के उन जानवर शक्तियों को छीन लेता। सेनापति विनायक भी उनकी बातों पर सहमत होते हुए बोला, आचार्य आदित्य की बातों में सच्चाई है कि उन्हें पाना इतना ही आसान होता तो कोई भी आता और उन्हें पा लेता। फिर आचार्य आदित्य को कुछ याद आया तो वो बोले, अरे हाँ, सबसे आसान एक जानवर है, उसके बारे बताना ही भूल गया, रोशनी कुंडली कछुआ। इसका नाम सुनते ही विनायक खुशी से बोल पड़ा, इसे तो मैंने देखा है, ये यही करीब के तालाब में रहता है। वो कहते कहते ही आगे बढ़ने लगे। उनकी ऐसी हरकत देख के जो चारों हमारे युवा पलटन थी वो भी हड़बड़ाकर खड़ी हुई और वो जिस दिशा में जा रहे थे उसी दिशा में चल पड़े। सेनापति विनायक खुशी के चक्कर में भूल ही गए थे कि वो अभी जवान नहीं रहे हैं, लेकिन इंसानों में लालच ऐसी बला है कि वो जिसके दिमाग में घुस जाती है उसे किसी भी आदमी हो या परिस्थिति की परवाह नहीं होती। सभी लोग उनके पीछे पीछे जाने लगे और उन लोगों के वहां आने से पहले ही उस कछुए के साथ सेनापति विनायक ने युद्ध शुरू कर दिया था। कछुए की शक्तियां ज्यादा नहीं थी, लेकिन तभी भी वो अच्छा खासा सामना कर सकता था। ये देखकर सभी को अजीब लगा, क्योंकि सेनापति विनायक लघु मनुष्य का योद्धा था और तभी भी उसका सामना वो लघु सूत्र लेवल का कछुआ कर रहा था। उन लोगों का मुकाबला शुरू ही था तभी वहां पे 20 कछुआ आ गए और वो भी सेनापति विनायक पर हमला करते। तभी सेनापति विवेक को आचार्य आदित्य ने पीछे खींच लिया और उन्हें समझाने लगे, रुक जाओ, हमें इन जानवरों से मुकाबला नहीं करना है। उनकी बात सुनकर तो सेनापति विनायक का सर चकरा गया, क्योंकि बिना युद्ध के कोई भी क्यों उन्हें जानवर रोशनी देगा। वो बोलने लगे लेकिन थोड़ा गुस्से में, फिर क्या करना है हमें। आचार्य आदित्य आगे बढ़े और बोले, तुम देखते रहो क्या करना है। उसने भी अपना सर हिलाया और देखता रहा। आचार्य आदित्य आगे गए और अपने दोनों फर जोड़ के बोले, हमें हमारी हरकत से क्षमा कर दीजिए, ये हमारे मेहमान हैं और उन्हें पता नहीं था। उनका सबसे बड़ा कछुआ आगे आया और शायद वही उनका लीडर था।
उसने अपने खराश वाले गले से आवाज निकालते हुए कहा, क्या बात है। एक ने आके हमारे बंदों पर हमला करने का और दूसरे ने आके हमसे माफी मांगते हुए कहने का कि हमारा कोई इरादा नहीं था। हम पंथ लोगों को क्या पगलिश समझा है क्या। उसकी बातों का समर्थन देने एक कछुआ आए। उसे देख के वो कुपोषित लग रहा था, लेकिन उसने जब आवाज निकाली तो सबके कान चिर बजने लगे। बॉस आप सही बोल ले रहा है, मेरे हिसाब से इन सबिच पर हमला करके इन्हें यही खत्म कर देते हैं। क्या बोलती पब्लिक। उसके इतना कहते ही बाकी कछुए भी उसकी बातों पर हामी भरने लगे, लेकिन उन्हें अपने हाथों से शांत करते हुए उनका मुखिया कछुआ बोला, हमसे तुम लोगों को मुकाबला करना है तो हम लोग भी तैयार हैं मुकाबला करने को, लेकिन अगर तुम लोग शांति से चले जाते हो तुम लोगों को हम जाने देंगे। क्योंकि उनके मुखिया को पता था कि उनकी शक्ति इंसानों से बहुत ज़्यादा कम है और अगर शांति से वो लोग निकल जाते हैं तो उनके लिए ही अच्छा होता। लेकिन उनका जो चमचा था वो कहा सुनने वाला था, वो तो अपने जोन में चल रहा था। उसे ना अपने बंदों की फिक्र थी किसी चीज़ की, वो तो सिर्फ युद्ध चाहता था और वह वैसा ही बोला, नहीं बॉस हम नहीं इन लोगों को जाने देंगे, हम इन लोगों के लिए शमशान इधरिच बनाएंगे। उसकी मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर उनके मुखिया को तो पहले इसी को मारने का दिल कर रहा था, लेकिन वो भी क्या करे, इसकी उसे आदत जो पड़ गई थी, वो भी उसे मार नहीं सकता था। उन लोगों की बातें शुरू हुई थी तभी मुकेश ने कहा, ठीक है अगर वैसा ही है तो आप लोगों के सबसे ज़्यादा युद्ध चाहने वालों के साथ हमारी राधिका लड़ेगी और यह अगर हार जाती है तो हम लोग यहाँ से शांति से चले जाएंगे, और अगर यह जीत जाती है तो पिछला सभी गीला शिकवा भुलाकर बातें करने बैठेंगे। और उसकी बात सुनकर दोनों राजकुमार समर और सेनापति विनायक के सिर चकरा गए और उन्हें लगा शायद वो मजाक कर रहा है, क्योंकि उस लड़की अभी तक ना किसी से बात की थी ना कुछ किया था। वो लोग कुछ बोलते तभी राधिका आगे आई और बोली, जैसी बड़ी भैया की आज्ञा। तब उन लोगों की तरफ कब से युद्ध की बातें करने वाले चमचे ने देखा कि उस लड़की में कोई शक्तियां नहीं दिख रही थी, तो वो खुद आगे आकर बोला, मैं इससे लड़ूंगा और इन लोगों को यहाँ से भगा दूंगा। इतना कहकर वो अपने बॉस से उनके युद्ध की आज्ञा का इंतजार करने लगा। बॉस ने भी इसकी हरकतों से तंग आकर कहा, ठीक है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन संभल कर। जब उन्होंने राधिका की शक्तियां जांचनी चाही तो उसे कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था, और अब उन्हें समझ आया कि उनका पंथ क्यों मचल रहा था, युद्ध करने के लिए। उन्होंने भी अपनी गर्दन मजबूरी में हिला तो दी थी, लेकिन वो राधिका के शक्तियों के बारे में ना पता लगने की वजह से ज़्यादा चिंता में थे, क्योंकि उस सामने वाले लड़के ने जब इतना आसानी से उस लड़की को भेजा था तभी थोड़ा उसे संशय था। वो कछुआ भी आगे बढ़ गया और राधिका भी आगे बढ़ गई। आखिर में उन लोगों का मुकाबला शुरू हो गया। जब उस कछुए ने सबसे पहले हमला किया और वो जोर से अपने कवच के साथ हमला करने राधिका की तरफ हवा में उड़ा, और उसके यूं उड़ते ही सभी लोग गौर से देखने लगे। लेकिन राधिका थी कि एक जगह से हिल नहीं रही थी। उसे तो कछुए की कोई चाल के कोई फर्क ही नहीं पड़ रही थी। वो आराम से उसके करीब पहुंचने का इंतजार कर रही थी, और जब वो कछुआ उसके बहुत ही करीब आया तब उसने अपने हाथ की एक छपराक मारी तो एक ही झटके में वो कछुआ तकरीबन 100 मीटर जाके गिरा। जब से वो गिरा वो दोबारा उस जगह से उठा नहीं। बाकी कछुए गए और उसे उठा के लाए। जब उन्होंने देखा कि वो जिंदा है तो उनके मुखिया की जान में जान आई। उन्होंने उसे लेकर पानी के अंदर ले जाने को कहा, लेकिन इधर अब तक वो कछुआ लेकर आ गए थे। सेनापति विनायक और समर के होश अभी तक ठिकाने आए नहीं थे। वे लोग तो अभी तक उस छपराक को महसूस कर रहे थे और सोच रहे थे कि यह नन्ही शैतान अगर गलती से उन लोगों को मार देती तो शायद उनकी गर्दन लचक जाती। लेकिन उन्हें होश आया मुकेश की आवाज़ से। उन लोगों ने जब आगे देखा तो मुकेश उन्हें पूछ रहा था, क्या आप लोग ठीक हो। विनायक ने थोड़ा जल्दी होश में आकर कहा, हाँ हम ठीक है। फिर अच्छा है। कछुओं के सरदार पूछ रहे थे कि मीटिंग कहाँ रखनी है, तो वही आप लोगों से पूछ रहा था कि कहाँ बैठक करे। तभी राजकुमार समर बोल पड़ा, उनके सरदार को जहाँ पसंद है वहाँ करेंगे। इस बात पर आचार्य आदित्य को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें जिससे काम होता है उसी के हिसाब से बैठक करनी चाहिए। ये राजनीति का नियम है और समर बहुत अच्छी तरह जानता था। तब कछुओं का सरदार बोला, ठीक है इसी तालाब के किनारे बैठते हैं। सभी सैनिकों ने उन लोगों के लिए एक छोटी छावनी लगा दी। फिर सभी लोग उसके अंदर गए, लेकिन कछुओं सरदार भी उस राधिका से डर डर के चल रहा था, क्योंकि उसकी एक छपराक ने जो उनके पंथ की हालत की थी, इतनी बुरी हालत अभी तक किसी की हुई नहीं थी।